हेलो वेलकम टू कैडब्लेंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाला हूं साउंड चैप्टर के ऑल एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को, और वन शॉट में पूरा आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप अपने एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हैं। और जो 10 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं एमसीक्यू प्रॉब्लम के, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम को, तो आप अपने 10 मार्क्स को इजीली गेट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अबाउट द नेचुरल वाइब्रेशन इज करेक्ट। तो नेचुरल वाइब्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आपको बेटा क्या 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वाला है द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स और डिस्टर्बेंस। सेकेंड आपका गिवन है एनी वाइब्रेशन इन द रियल वर्ल्ड इज नेचुरल वाइब्रेशन। एंड थर्ड है आपका द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सटर्नल और डिस्टर्बेंसेस। एंड लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं नेचुरल वाइब्रेशन की, तो नेचुरल वाइब्रेशन की जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा आपको पता है कि जब नेचुरल वाइब्रेशन होता है, जब बेटा नेचुरल वाइब्रेशन होता है, तो उस केस में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ये क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स की क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट नोट। तो डिफरेंट नोट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया साइज, सेकंड दिया गया लेंथ, थर्ड दिया गया आपको वेट, एंड फोर्थ दिया गया थिकनेस। तो बेटा अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर की बात करते हैं, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग की रेडियस या फिर जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है हमारे डिफरेंट नोट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थिकनेस ऑब्लिक रेडियस ऑफ ईच स्ट्रिंग। आफ्टर दैट आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बेटा थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर स्ट्रेच्ड बिटवीन इट्स एंड such that plucking the string at different point we can produce vibration of different mode. If string is plucked in the middle the vibration is called। तो बेटा आपसे कह रहा है कि अगर हम इसको स्ट्रिंग को बीच में प्लग कर देते हैं तो उस केस में जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा। वो वाइब्रेशन आपका प्रिंसिपल मोड कहलाएगा, या फिर वो वाइब्रेशन आपका क्वार्टरनरी कहलाएगा, या सेकेंडरी होगा, या फिर वो आपका टर्सरी होगा। तो बेटा ध्यान आपको ये रखना है, अगर इसको आप क्या मिडिल से प्लग करते हो, अगर आप इसको मिडिल से प्लग करते हो तो ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल नोट। तो ये आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच काइंड ऑफ टर्निंग फोर्क विल प्रोड्यूस व्हेन इट अलाउड टू वाइब्रेशन इन द एयर। तो बेटा इसके लिए ऑप्शन आपको गिवन है, रेजोनेंस, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा इसके लिए जो आंसर होगा वो देखिए कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। बिकॉज टर्निंग फोर्क के लिए जो ये फैक्टर गिवन है ये कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब कोई भी फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द a periodic vibration of a body exists in which the amplitude of vibration is continuously reduced by the external force, then the which type of vibration occur। तो बेटा आपको बताना है कि अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है तो फिर उस केस में किस टाइप का वाइब्रेशन होगा। तो बेटा आप खुद सोच के देखो, अगर कॉन्टिन्यूसली आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, बेटा अगर आप एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली कम करो तो क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ आपका जाएगा। ये कॉन्टिन्यूसली एम्पलीट्यूड आपका क्या कम हो रहा है। और बेटा ये आपका ग्राफ किस टाइप का था, ये ग्राफ आपका फॉर्म होता था जब आप क्या करते थे, डैम्प्ड वाइब्रेशन करते थे। क्या करते थे, डैम्प्ड वाइब्रेशन करते थे।
तो इसलिए बेटा अगर आपसे कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड बोल रहा है तो ग्राफ हमारा फॉर्म हो रहा है डैम्प्ड वाइब्रेशन का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज, विच टर्निंग फोर्क विल रेजोनेट विद द स्ट्रिंग। तो बेटा ध्यान आपको ये रखना है, टर्निंग फोर्क उसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेगा जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। डेट्स मीन्स आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इसलिए आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 हर्ट्ज। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्री वाइब्रेशन। तो बेटा फ्री वाइब्रेशन के केस में कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं फ्री वाइब्रेशन का केस, तो बेटा आपने पढ़ा था फ्री वाइब्रेशन में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेटा फ्री वाइब्रेशन में जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8, उसको देख लेते हैं। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कंडक्टिव टू फ्री वाइब्रेशन। तो बेटा कौन सी कंडीशन फ्री वाइब्रेशन के लिए एग्जिस्ट आपकी करेगी। आपसे कह रहा है वैक्यूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, या फिर आपका एयर का मीडियम होना चाहिए, या आपका वाटर का मीडियम होना चाहिए, या फिर आपका प्लाज्मा का होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन के लिए वैक्यूम एनवायरनमेंट आपका क्या है, होना चाहिए। उस केस में हमारा जो फ्री वाइब्रेशन है वो एग्जिस्ट क्या है, करेगा। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बेटा आपसे कह रहा है विच काइंड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन यू प्लग अ गिटार स्ट्रिंग। मतलब बेटा गिटार स्ट्रिंग को अगर आप प्लग करते हो तो उस केस में कौन सा वाइब्रेशन होगा, फोर्स्ड होगा, फ्री होगा, डैम्प्ड होगा, या फिर आपका ए एंड वी होगा। तो बेटा आपको पता है अगर आप गिटार की बात कर रहे हो तो गिटार में कौन सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा इस सिचुएशन में। तो बेटा गिटार के केस में आपका फोर्स्ड एंड फ्री दोनों सिचुएशन आपकी क्या अगर करेंगे। तो बेटा गिटार के लिए आप ध्यान रखेंगे फोर्स्ड एंड फ्री वाइब्रेशन दोनों आपके एग्जिस्ट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई इज देयर अ साउंड बॉक्स और अ हॉलो चैम्बर ऑन सोनोमीटर। तो बेटा सोनोमीटर के केस में जो हमारा साउंड बॉक्स होता है या हॉलो चैम्बर होता है तो उसका क्या काम रहता है, क्यों उसका यूज करते हैं। तो बेटा इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वाला, जैसे टू मेक द इंस्ट्रूमेंट अपीयर नाइस, इंस्ट्रूमेंट अच्छा दिखे इसलिए, या फिर आपकी जो साउंड है वो लाउडर हो, या फिर आप वेवलेंथ इंक्रीज करने के लिए, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोनोमीटर में यूज कर रहे हो साउंड बॉक्स का तो बेटा उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा आवाज को तेज करना। आप क्या चाहोगे कि जो आवाज जो हमारी आए, जो हमारी साउंड आए वो क्या आए, तेज आए। तो बेटा तेज आने का मतलब क्या है, टू मेक लाउडर साउंड। तो बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार स्ट्रिंग 400 हर्ट्ज। तो बेटा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है 400 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहा है कि टर्निंग फोर्क के लिए कौन सा करेक्ट होगा। तो अभी मैंने आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन में बताया था कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है और जो टर्निंग फोर्क का केस होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टर्निंग फोर्क विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी। तो बेटा आपको पता है कि भाई लाउडनेस क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर एम्पलीट्यूड को हाफ कर दोगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। डेट मीन्स जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बेटा प्रॉपर्टी बताना है साउंड की जो हमारी फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रही है। जैसे ऑप्शन आपको गिवन है इको, पिच, लाउडनेस एंड लास्ट है आपका वाइब्रेशन। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं। तो बेटा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें जो फ्रीक्वेंसी से केवल रिलेटेड हो, तो बेटा वो हमारा फैक्टर जो होता है जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है वो होता है हमारा पिच। तो बेटा अगर पिच हमारा फैक्टर, तो डेट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पिच। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपका टू साउंड विथ सेम लाउडनेस। मतलब अब आपको दो साउंड दिया गया है, लाउडनेस क्या है, सेम है, और पिच क्या है, सेम है। मतलब दो साउंड का लाउडनेस और पिच सेम दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से क्या प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर होंगी। तो आपसे को बताना है कि भाई कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके लिए डेटा क्या वेरी करेगा, वेव फॉर्म के लिए वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड के लिए करेगा, या फिर स्पीड के लिए। तो बेटा आपको दिख रहा है कि भाई जो लाउडनेस है वो तो सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन बेटा इनका जो वेव फॉर्म होगा ना, जो बेटा वेव फॉर्म होगा वो हमारा क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बेटा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं। बेटा 15 आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन पेंडुलम स्मॉल एंड लेस देन 20 हर्ट्ज। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वाइब्रेटिंग पेंडुलम की वो स्मॉल दी गई है, लेकिन वो बताया गया है आपको कि भाई स्मॉल है लेकिन वो 20 हर्ट्ज से क्या है, बिलो है। तो आपसे कह रहा है विच इज नॉट ऑडिबल रेंज। तो कौन सी ऑडिबल रेंज नहीं होगी। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऑडिबल रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी ऑडिबल नहीं है, तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, वो हमारी क्या होती है, ऑडिबल नहीं रहती है, मतलब उसको आप सुन नहीं सकते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 20 हर्ट्ज। अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू वेव इज 4:5। मतलब जो वेवलेंथ का रेशियो है वो 4:5 है। तो आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताइए अगर जो वेलोसिटी है वेव्स की वो अगर क्या रहती है, सेम रहती है। तो बेटा आपने पढ़ा था v इक्वल क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो बेटा अगर वेवलेंथ का रेशियो 4:5 है तो बेटा फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाएगा 5:4। इसका मतलब जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब बेटा इसमें कह रहा है साइकिल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अब बेटा आपने पढ़ा है, हम साइकिल पर सेकंड बोलेंगे तो इसको किसको कहते हैं, साइकिल पर सेकंड, ये कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को। तो बेटा आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है द साउंड फ्रॉम सिंगल पिच और नोट विल मेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव।
तो बेटा आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट होगा। अगर हम सिंगल पिच ले लें या फिर सिंगल नोट ले लें तो उस केस में कौन सा वेव होगा। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ था इस टाइप की जो वेव होती है वो हमारी क्या है जाती है। अगर बेटा इस वेव का आप नाम बोलोगे तो कौन सी वेव होती है, इसको कहते हैं साइन वेव। तो बेटा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन वेव। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो साइन वेव है वो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड। मतलब आपसे कह रहा है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पिच डिक्रीज करेगा या लाउडनेस डिक्रीज करेगा या लाउडनेस इंक्रीज करेगा फिर पिच डिक्रीज करेगा। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ था जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के क्या प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लाउडनेस होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो आप तो लाउडनेस भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है टू साउंड जनरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट इंस्ट्रूमेंट विद द सेम लाउडनेस एंड पिच डिफर इन देयर। तो बेटा आपसे कह रहा है क्वेश्चन, दो हमारे पास साउंड हैं, इनको आप क्या कर रहे हो, दो डिस्टिंक्ट इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, लेकिन इनका जो लाउडनेस है वो सेम है और जो पिच है वो भी सेम है, लेकिन वो डिफर किस में होंगे, किस चीज में इनमें डिफरेंस होगा। तो बेटा इनमें जो डिफरेंस होगा वो किस में होगा, वेव फॉर्म में होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन अभी आ चुका है। तो बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ नोट्स। तो बेटा कौन सा फैक्टर है जो पिच को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो बेटा जो पिच होगी वो आपकी डिफाइन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से अगर ये डिफाइन होगा तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू मेजर लेवल ऑफ साउंड। मतलब साउंड लेवल को अगर हमको मेजर करना है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो साउंड लेवल है वो मेजर हो जाए, तो इसके लिए कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा यूनिट होगा। तो बेटा आपको पता है कि साउंड को अगर हम मेजर करते हैं तो वो किस में होता है, वो होता है आपका डेसिबल में। तो बेटा जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम स्मॉल एंड लेस देन 20 हर्ट्ज विच इज नॉट इन द ऑडिबल रेंज। तो बेटा ये अभी मैंने आपको सेम क्वेश्चन अभी करवाया था, सेम क्वेश्चन था और इसका आंसर था आपका लेस देन 20 हर्ट्ज। तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज नॉइज पोल्यूशन। तो बेटा नॉइज पोल्यूशन के लिए कौन सा फैक्टर होगा, हैवी ट्रैफिक होगा या फिर आपका कंस्ट्रक्टिव साइट होगा या फिर आपका फायर क्रैकर होगा। तो बेटा आपको पता है कि भाई ये तीनों ही चीजें हमारी क्या करती हैं, नॉइज पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डेट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि भाई नॉइज पोल्यूशन के लिए जो हमारे ऑल फैक्टर्स हैं ये सभी क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन के लिए कौन कौन से हमारे कॉन्सिक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो
तो बेटा इसमें दिया गया आपका हेल्थ डिसऑर्डर, इकोसिस्टम अफेक्ट्स वैडली या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि भाई नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और आपके लिए फैक्टर पूछे जा रहे हैं। तो बेटा मैं चाहूंगा कि भाई इसका आंसर आप लोग बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया जा रहा है, इसका आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर दैट अलाउज यू टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इवन दे आर सेम पिच एंड वॉल्यूम। मतलब बेटा क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों इंस्ट्रूमेंट का क्या है, जो पिच है और जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारा सेम है। तो उस केस में कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा जो डिफरेंस देगा दोनों साउंड के लिए, कौन सा फैक्टर है जो दोनों साउंड में डिफरेंस क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो बेटा जो क्वालिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो उनमें क्या है डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे कह रहा है अगर हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो पूछ रहा है आपसे कि भाई पिच में क्या होगा, पिच कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज कर जाएगी या फिर आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो पिच तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होना ही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो पिच भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेट मीन्स आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेटा पिच इंक्रीजेस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 28। आपसे क्वेश्चन 28 कह रहा है द साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज, मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं मतलब आपसी जो हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके लिए एक साउंड लेवल क्या रहता है, 10 डेसिबल रहता है, 20 डेसिबल रहता है, 50 डेसिबल रहता है, 100 डेसिबल रहता है। तो बेटा जो नॉर्मल हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो उसके लिए जो हमारा साउंड लेवल रहता है वो रहता है 50 डेसिबल। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बेटा 29 आपसे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्री वाइब्रेशन। तो बेटा फ्री वाइब्रेशन का केस कब होता है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या करते हो, अप्लाई नहीं करते हो। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ऑप्शन आपको कह रहा है लाउडनेस, इंटेंसिटी, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी बोथ, या आपका नन ऑफ दिस। तो बेटा सब्जेक्टिव इन नेचर कौन सा होगा, लाउडनेस होगा। तो बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा आपको अगर क्या करना है, आपको अदर वीडियोस देखना है थ्योरी के रिगार्डिंग या फिर आपको एमसीक्यू के रिगार्डिंग, कोई भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप बेटा क्या करो, आप प्लेलिस्ट में विजिट करो। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10। इसमें आप जाओगे तो आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे और वहां पर आप क्या है प्रॉपर वे में अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकेंगे। और बेटा कोई भी आपको क्वेरी है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा नंबर क्या अपेयर हो जाएगा, वहां से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। और बच्चों चैनल से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हो बच्चों तो आपको क्या है नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।